नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। लोगों को इंतजार रहता है इस कार्यक्रम का कि भाई अशोक भाई क्या बोलेंगे। और अशोक वानखेड़े साहब का एक हम लोगों ने जब जाके फिजिकली इन्होंने एक रूबरू लोगों से बात की थी, वो भी लोगों को बहुत पसंद आया था और लोगों ने मतलब हाथों हाथ लिया था। आज भी वो बहुत चलता है। मैं अशोक साहब से और एक और आग्रह कर रहा हूँ कि जब भी ये किसी एक रूबरू वाला कुछ काम करें, जहाँ पे सीधे ऑडियंस से रूबरू होते हैं, उसका लिंक हमें भेज दें तो मैं अपने दर्शकों को भी उसको लगाऊंगा, जिससे थोड़ी लोगों को एक दूसरा होता है। अशोक भाई, पहली बात तो आज मध्य प्रदेश के बिना तो बात शुरू ही नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने 39+39+1 39 का कुछ ना कुछ उनका बाबा ने कहा होगा, किसी ज्योतिषी ने कहा होगा कि ऐसे ऐसे करो, तो 39-39-1 और उसमें जो 7 सांसदों को इन्होंने, अब मालूम नहीं इन्होंने सांसदों से गुस्से होके किया है कि उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए किया है कि पुरानी दोस्ती के लिए किया है कि दुश्मनी ठीक की जा रही है, ये अभी तक पता नहीं लग रहा है। तो और कैलाश विजयवर्गीय साहब, अब कैलाश विजयवर्गीय साहब ये कह रहे हैं कि नहीं मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये लोग डर रहे हैं क्या इलेक्शन से? क्योंकि मोदी जी इस तरह से किया। मैं एक चीज और इसमें ऐड कर लूं, एक चीज स्पष्ट हो गई कि शिवराज सिंह चौहान का अब इस सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट में कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लगता है। अशोक भाई। आनंद भाई, तीन चार चीजें हैं। एक बात तो तय है कि बीजेपी के दुकान में माल नहीं है, उनके पास अब उम्मीदवार नहीं है, जिताऊ उम्मीदवार। क्योंकि जिताऊ उम्मीदवार क्या भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस, जो ये बड़ी राष्ट्रीय दल है, या फिर लेफ्ट है जो कैडर वाली पार्टियां, खासकर जो कैडर वाली करे, तो कांग्रेस का तो कैडर भी नहीं है, लेकिन बाकी कैडर वाली पार्टी यदि मैं कहूं तो ये नीचे से ऊपर तक ग्रो करता है, ये पिरामिड होता है इनका। तो 2014 के बाद पैराट्रूपर काम करने लगे। मोदी जी और अमित जी को जो लगा वो उन्होंने किया, जो आदमी लगा उसको मंत्री बना दिया, जो आदमी लगा उसको टिकट दे दिया, जो आदमी लगा उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो पैराट्रूपर और बिना वजूद के लोग जब सामने आएंगे तो उनकी हैसियत नहीं होती। जो हैसियत वाले हैं वो अपमानित महसूस करते हैं, तो कई लोग छोड़ के चले गए। मध्य प्रदेश में तो थोक में लोग चले गए हैं छोड़ के। दूसरी बात, एक ऐसी चीफ मिनिस्टर जो समकालीन मुख्यमंत्री थे, देखिए समकालीन दो ही नेता बचे हैं अभी मोदी जी के, एक वसुंधरा बची है और एक शिवराज बचा है। शिवराज को उन्होंने इस कदर कॉर्नर किया हुआ है कि शिवराज जी ने अपनी आखिरी कैबिनेट में धन्यवाद ज्ञापन किया। जी, ये शायद पता है कि नहीं आपको, हाँ पता हाँ, नहीं। जी अभी जी अभी जी जी। परसों के दिन कैबिनेट हुई उनकी, कल और कल उन्होंने कल कहा, कल कल हाँ कैबिनेट, क्या, तो उस कल, हाँ। कैबिनेट में उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया कि सारे अधिकारियों को, क्योंकि इसके बाद कोई कैबिनेट होगी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी 2-4 दिनों के बाद, मतलब अभी आज अब हम आखिरी वीक में बैठे, अगले वीक शायद आचार संहिता हो जाएगी, इसमें कोई कैबिनेट लेने का मतलब नहीं है। और उनको ये समझ में आ गया है कि अब ना उम्मीदवारों के चयन में उनका कोई जिक्र हो रहा है, ना उनको अभी मुख्यमंत्री के तौर पे रिपीट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ना उनके लाडली योजना का नाम लेते हैं, ना उनका नाम लेते हैं अपने भाषणों में। तो वो दरकिनार कर लिए गए, उनको समझ में आ गया कि उनका रिटायरमेंट का टाइम हो गया है। वसुंधरा अपना किला बुरी तरह से लड़ रही है, और उन्होंने बीजेपी के लिए जो राजस्थान एकदम माइनस कर दिया। ये तो राजस्थान के, लेकिन मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में जो 7 लोग उतारे हुए, जिसमें 3 मंत्री हैं। अब देखिए, मतलब शोकांति का केस है। आपने नरेंद्र सिंह तोमर को ले लिया पहले। आप तोमर जी पिछले 3 चुनाव लोकसभा के बीएसपी के भरोसे जीत रहे हैं। तोमर जी 1 लाख से जीतते हैं और बीएसपी वाला वहां 1.5 लाख वोट लेता है। यदि बीएसपी वहां नहीं हो तो तोमर जी सीट हार जाते हैं। तोमर जी को चुनाव लड़वा रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां उपचुनाव पहले कांग्रेस जीती, कांग्रेस का आदमी गद्दारी करके उधर चला गया बीजेपी में, बाई इलेक्शन हो गए, वहां फिर कांग्रेस जीती और अच्छी खासी तादाद में जीती, मतलब 18-19-20 हजार का लीड है वो। अब बताइए, जिस जगह पे तोमर जी जिस मुरैना से आते हैं, जिस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी, वहां का मेयर कांग्रेस का है। बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई उनको इसलिए उतारा गया कि वो पूरे क्षेत्र में, मतलब ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये पूरा एरिया वो कवर कर ले। अरे अपनी सीट खुद कवर नहीं कर पा रहे, अपने मुरैना का मेयर चला गया, ग्वालियर का मेयर चला गया। खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जाने के बाद वहां जो कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगा है, वो बीजेपी के लिए तकलीफ वाला मामला हो गया।
वो जो बेल्ट है वो बीएसपी का एक ऐसा बेल्ट है कि जो बीएसपी डिसाइडिंग फैक्टर होती है, वहां पर बीएसपी ने अपने पत्ते अभी खोले नहीं है। लोकसभा की चुनाव की आचार संहिता में यदि कुछ खेल हो गया और बीएसपी इंडिया की तरफ आ गई तो आप देख लीजिए फिर क्या हश्र होगा। तो कुल मिला के ये उधार के सिंदूर पे लोकसभा निकालते थे, अब इनको विधानसभा में फंसाया। ये बेचारे अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे, जी अब इनको ये भी जान रहे हैं कि इस बार बीजेपी वहां सत्ता में नहीं आ रही। सपोज एक सीट निकाल भी ले अपने वजूद और पूरा पैसा और सब एडजस्टमेंट के बाद, उसके बाद विधायक बन के रहेंगे। चुनाव हार गए तो अगला लोकसभा मिलना नहीं है, विधायक बन गए तो फिर यहाँ विधायकी करनी है, यहाँ से इस्तीफा देना है। तो कुछ मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी वालों ने भी कुछ सर्वे किया होगा कि अगले लोक चुनाव में कौन चुनाव हारेगा जीतेगा, इसके चक्कर में ये 7 लोग वापस कर दिए गए। अब जी आप आइए दूसरे मंत्री प्रहलाद पटेल के लिए। पटेल साहब को उमा भारती के सामने खड़ा कर दिया। लोधी समाज की करीब करीब 60 सीटें हैं, 60-65 सीटें मध्य प्रदेश में। उमा जी ने खुल के संघर्ष छेड़ा है बीजेपी के खिलाफ, खासकर ओबीसी इशू को लेके, जो महिला आरक्षण है। उनका जो ट्वीट है प्रधानमंत्री के आने के बाद, प्रधानमंत्री का भोपाल आगमन पे उन्होंने स्वागत किया और कहा कि ये दीन गरीब और पिछड़ों के मसीहा है हमारे प्रधानमंत्री जी, और वो जरूर भोपाल के सभा में महिलाओं को लेकर, महिला रिजर्वेशन को लेकर, ओबीसी के रिजर्वेशन में कुछ संकेत जरूर देंगे, जो प्रधानमंत्री ने दिए नहीं। उन्होंने कहा कि मैं मरते दम तक, ये जब तक जीवित हूं मैं संघर्ष करती रहूंगी ओबीसी का। तो उसके आगे प्रहलाद पटेल को खड़ा कर दिया। अब पटेल का प्रॉब्लम है कि पटेल वहां कभी लोकसभा जीवन, विधानसभा कभी जीवन में लड़े नहीं। जो पटेल जिनके जगह लड़ रहे हैं वो उनके रिलेटिव है और वो ताकतवर नेता है वहां पे। अब आप उनका पॉलिटिकल करियर खत्म करके, जो बेचारे 2 बार के जीते हुए हैं, वहां पे आपने प्रहलाद पटेल को उतारा। पटेल को अभी अपनी सीट ही निकालना मुश्किल हो जाएगी, तो आसपास के क्षेत्र में क्या मौजूद कर पाएंगे, ये मुश्किल लगता है। उसके बाद फग्गन सिंह कुलस्ते। अब भाई साहब कुलस्ते पिछले 30-35 साल से विधानसभा नहीं लड़े, जी अब उनको उतार दिया। अब इन्होंने इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय को उतार दिया, वो भी 1 नंबर से। 1 नंबर सीट बहुत ताकतवर सीट है कांग्रेस की, मसल पावर, मनी पावर में वो कैलाश के बराबर का है। उनके पिताजी कैलाश के गुरु थे। तो आज संजय शुक्ला जो वहाँ एमएलए है, उसने तो आज स्टेटमेंट दे दिया कि कैलाश ने पहले अपने एक बच्चे का बलि दिया, लोकसभा विधानसभा की टिकट लिया, तो भाई आकाश तो चुनाव लड़ेगा नहीं। और दूसरा बेटा मैं हूं, क्योंकि मेरे पिताजी ने इनको उंगली पकड़ के राजनीति में लाए थे। अब ये दूसरे बेटे के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो गए। लेकिन एक तरफ मेरे पिताजी के बड़े बेटे हैं और दूसरी तरफ पिताजी का मैं बेटा हूं, खून है मेरे में विष्णु शुक्ला का, तो मैं टक्कर दूंगा और जीत के आऊंगा। तो अब और इसी हताशा में उन्होंने ये स्टेटमेंट तक दिया कि देखिए टिकट तो मिल गया, लेकिन मेरे मन को पूछोगे तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हूँ। क्योंकि जो पहले ही बेमन हो जाता है चुनाव लड़ने के लिए, आधी तो लड़ाई, क्योंकि आपने तो आनंद जी सभी रोलों में रोल अदा किए हैं, आपने चुनाव लड़वाए भी है और आपने नीति निर्धारण में भी रहे राजनीतिक दल के, तो आपको पता है कि जो आधे मन से चुनाव लड़ता है वो पहली हार वही स्वीकार लेता है। अशोक ऐसा भाई, ही कुछ कैलाश के, अशोक भाई जिस की हालत में हुआ। अशोक भाई जिसकी जमानत जब्त होती है ना, वो भी कहता है जीत रहा हूं, और उसके सारे जीत रहा लोग उत्साहित रहते हैं कि बिल्कुल जीत रहे हैं और हूँ, भैया तो बिल्कुल आगे चल आपकी रहे बस वो कहता है कि भैया, बीएसपी भी कहती है कि मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे, हैं। चुनाव जीतने के लिए भले ही 2 विधायक आए, लेकिन जी एक टेम्पो बनाता है जिसको वॉर क्राई कहते हैं। अगली बार 150 जी पार, अगली बार 200 पार, ये वॉर क्राई है। जैसे पुराने जमाने हर हर महादेव, जय शिवाजी, जय एकलिंगी करते थे, वैसा। जी तो ये तो पहले ही दिन वॉर क्राई नहीं, इनके गले से तो कुछ निकल ही नहीं रहा है, निकल रहा है कि काय को लड़ रहे हैं, जबरदस्ती लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो बोल दिया तो लड़ूंगा, अब जीत जाऊंगा 25,000 से। लेकिन 25,000 से जीत जाना के हलवा नहीं है, तो वो सीट वहां फंसी हुई है। अब देखिए आप, राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से उतारे गए। राकेश सिंह के खिलाफ इतना पूरे जबलपुर में वो लोकसभा निकालना मुश्किल है, उनको तरुण भानोत के सामने उतारा। अब भानोत परिवार ये आजादी के पहले से स्वातंत्र सैनिकों का परिवार है, जबलपुर में बहुत बड़ा नाम है। तरुण जो है वो वित्त मंत्री रह चुके हैं कमलनाथ की इसमें। अब उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में जब लोग चुनाव लड़वाएंगे, तो राकेश वहां जो है वो तो राकेश सिंह तो वहां पे कोई मंत्री बनाने का गारंटी नहीं है। लेकिन उसके कॉन्स्टिट्यूंसी वाले लोगों को ये पता है कि तरुण यदि जीतता है, कांग्रेस सरकार बनती है, तो तरुण मंत्री बनेंगे और ताकतवर मंत्री बनेंगे। तो वो मंत्री को चुनेंगे या किसी एमएलए को चुनेंगे, तो वहां राकेश सिंह का बिल्कुल सुपड़ा साफ है। अब गणेश सिंह
सतना से उतारे हैं, रीता पाठक सीधी से उतारी है। सीधी का टिकट इसलिए काटा उन्होंने कि वो पेशाब कांड हो गया था, इसलिए उस एमएलए का टिकट काटा। अब वो एमएलए इतना ताकतवर है कि वो रीति से पाठक को वहां जीतने देगा, ये बड़ी दूर की कौड़ी है। ऐसे सातों सांसद इनके, ये जो उदय प्रताप गढ़वारा से जिना है, जो लड़ रहे हैं, वो भी वहां भी फंसा हुआ है। सुनीता पटेल वहां से करीब करीब मतलब पिछली बार 51% वोट लिए थे उसने गढ़वारा से, और बीजेपी 41 थी, 10% का डिफरेंस है वहां पे। अब इतने प्रतिशत में आपने उदय प्रताप सिंह को किया, तो वो कहां से निकालेगा वहां से, मुझे तो बहुत मुश्किल लगती है सीट। तो कुल मिला के इन्होंने बहुत बढ़िया खेल खेला। सवाल ये है कि जो इन्होंने अभी तक जितने सीट आनंद जी डिक्लेयर की, उनमें से सिर्फ 3 सीटें ऐसी है जो बीजेपी पिछली बार जीती थी। एक मैहर की है, वहां नारायण त्रिपाठी बीजेपी के विधायक थे, उनका टिकट काटा। मतलब 3 जीती और तीनों टिकट काट दी इन्होंने, क्योंकि वो त्रिपाठी शायद कोई अपनी पार्टी बना रहे हैं, तो वहां श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दिया। सीधी से केदारनाथ शुक्ला था, वो शराब कांड में शहीद हो गया, और उसमें रीति पाठक को भेजा। अब वो शुक्ला इतना ताकतवर है वहां पे, वो सारे ब्राह्मणों के वोट बिगाड़ देगा, और वो ब्राह्मण बहुल एरिया है पूरा, सीधी रीवा सिद्धि वो पूरा एरिया। फिर आप जरिंदरपुर में आ जाइए, वहां पे सॉरी नरसिंहपुर में आ जाइए। नरसिंहपुर जीती हुई सीट थी, वहां प्रहलाद पटेल को उतारा आपने, है ना। तो कुल मिला के बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन एक बहुत बढ़िया सोशल मीडिया पे एक ट्वीट आया और वो ट्वीट, उन्होंने ये कहा कि जब रावण को अपनी हार दिख रही थी, तो उसने कुंभकर्ण से लेके अपने बेटे मेघनाथ तक सबको युद्ध में भेज के मरवाया। तो क्या ये 2024 मतलब इंडिकेशन पूरे समझने वाले दर्शक समझ जाएंगे इसमें रावण कौन किसको कह रहा है और मेघनाथ और कौन है। तो कुल मिला के ये सातों के सातों में से एक भी सांसद ऐसा नहीं है जो चुनाव जीतना चाहता है। बाकी जो उन्होंने दिए हैं, मतलब पिछले चुनाव में जिनको वोट नहीं दिए, उसको मतलब वो टिकट नहीं दिए, विधायकों के टिकट काटे, उनको फिर से उतार रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि इनको एक बार चांस दे दो, इनको उतारना है करके। हर सीट पे, यदि मुझे पता होता कि आज जिसमें बात करते तो मैं आपको सारे वीडियो भेजता। 1 घंटे के वीडियो है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में रैली निकल रही है उम्मीदवार के खिलाफ। बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के झंडे के साथ गद्दार को क्यों टिकट दिया करके रैली निकाल रही है, ये हाल है अभी। और अभी 8 दिन के बाद, अच्छा, मुख्यमंत्री अब अलग मोड में चले गए हैं। अब उनको ये पता है कि शायद उनका टिकट भी नहीं कटेगा, मिलेगा। अशोक भाई मैं बीच में एक इसी से रिलेटेड प्रश्न, छोटा है क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे से मिल जाएंगे। मेरा जो पॉलिटिकल सेंस कहता है कि अब शिवराज सिंह चौहान शायद मुख्यमंत्री भी ना रहे, क्योंकि अब इनको रिलक्टेंट, मतलब ये जो मुख्यमंत्री इसको पता है कि अब मैं नहीं हूं, तो उसकी बना स्थिति तो जैसे आपने कहा ना, जैसे कैलाश विजयवर्गीय वैसे वो भी होंगे। तो नहीं शायद अभी क्या है, अभी केयर टेकर मुख्यमंत्री हो जाएंगे 1 सप्ताह बाद। आज हम बुधवार को बात कर रहे हैं, 26 तारीख है, और 5-6 तारीख को यदि हो जाती है, आचार संहिता लागू हो जाती है, अनाउंस हो जाते हैं इलेक्शन, तो 7 दिनों के लिए ये सरकार तो नहीं बदलेंगे अभी। इसीलिए उन्होंने आखिरी कैबिनेट में सबको धन्यवाद ज्ञापन कर दिया। हाँ, जिस जोश के साथ अब की बार वो 200 पार बोल रहे थे, अब वो जोश ठंडा होता हुआ दिखाई देगा। वो क्यों मेहनत करेगा, किसके लिए मेहनत करेगा। हाँ, एक और है कि बुधनी से जहां से वो चुनाव लड़ते थे, शायद उनके बेटे को टिकट देके उन्हें थोड़ा सा मतलब स्पेसिफाई करने की बात हो सकती है। लेकिन अब शिवराज ने भी सोच लेना चाहिए, 15-20 साल तक रहे मुख्यमंत्री, अब उनको जरा वहां से, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उनसे भी एंटी इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार चरम पे, वो नहीं कर पाए। और ये भ्रष्टाचार पे अंकुश तब तो रखा नहीं इन्होंने। अब चुनाव के टाइम पे बड़े इधर उधर आप कर रहे हो, लेकिन ये भ्रष्टाचार की खबरें तब भी आती थी। तब ये लोग आला कमान के नेता जाते थे भोपाल और बात करके आते थे। तो क्या भ्रष्टाचार में शेयर लेके आते थे आप? सवाल ये भी उठता है, लोग पूछ रहे। अशोक भाई एक और खबर मैं इसलिए, क्योंकि वो खबर बीजेपी को थोड़ा तसल्ली देगी। अब अखिलेश यादव ने मन बनाया है, आज या कल वो पहुंच रहे हैं रीवा, और मध्य प्रदेश में 2 दिन रहकर रैली करेंगे। 6 लोगों के उन्होंने उम्मीदवारी घोषित कर दी है, 3 उसमें कांग्रेस के सिटिंग एमएलए के अगेंस्ट हैं। ये त्रिपाठी जी को शायद वही ले रहे हैं,
और ये कहें कि हम सब सीटों पे 230 सीटों पे समाजवादी पार्टी का वो चुनाव लड़ेगा। उनके लोगों का कहना ये समाजवाद है, नहीं मैं पूरी समाजवाद बात कर रहा हूँ, हाँ, उनके लोगों का कहना है कि भाई हम लोग इंडिया का गठबंधन कोई एमएलए से विधानसभा के लिए नहीं है। उसके मेरे हिसाब से ये नैरेटिव को खराब करेंगे अगर अखिलेश यादव ये काम करते हैं। नहीं नहीं, नैरेटिव को खराब करने वाली बात नहीं है। ये अखिलेश यादव अपनी सीटें मांगेंगे। देखिए अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, अखिलेश यादव अपने लिए परेशानी बढ़ा रहे हैं। या तो वो लोकसभा के चुनाव तक अपनी बार्गेनिंग पावर ज्यादा करने के लिए ये बता दें कि हम सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश के कितने विधायक आ सकते हैं, एक या दो विधायक होते हैं और वो स्वयंभू होते हैं। अखिलेश का एक विधायक गुजरात में है, वो विधायक पहले एनसीपी का हुआ करता था। एनसीपी ने उनको सीट वो नहीं दिया, सिंबल नहीं दिया, तो अखिलेश की सिंबल पे लड़े। तो मैं नहीं मानता हूँ कि अखिलेश का कोई वजूद है गुजरात में, लेकिन एक एमएलए है। ऐसे दो चार एमएलए बहुत ही 0.01% वोट। मध्य प्रदेश में यदि किसी का वजूद थोड़ा बहुत है तो ये बीएसपी जो भिंड मुरैना ये बेल्ट जो है बुंदेलखंड वाला लग के यूपी को लग के वहां थोड़ा बीएसपी का है। और फिर सतना सीधी उधर जो है उधर थोड़ा बहुत बीएसपी का एक वोट बैंक है। तो वो एक वजूद रखता है। बाकी जगह यदि आप 1% भी वोट नहीं पाते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता ने मन बना लिया वहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही चुनाव होगा। बाकी ये बस जैसा खाने के थाली में अचार और सलाद होता है वैसा वैसा इनका प्रेजेंस है। हाँ, नहीं लेकिन ऐसे ही तर्ज पे कांग्रेस ने यदि विधानसभा में खेल किया अगली, तो फिर अखिलेश के लिए मुश्किल हो जाएगी, जी जी क्योंकि वहां पे तो 2-2%, 1-1% का खेल है। और कांग्रेस वहां 2.5% से 4% भी पहुंच गए और 4% भी वोट खराब कर दिए, तो कांग्रेस का तो खेल होगा। तो ये मुझे लगता है कि आज तो सीटें अनाउंस की। देखिए यूपी के चुनाव याद कीजिए, आप तो लखनऊ में बैठे, शीला जी दीक्षित को तो उम्मीदवार घोषित कर दिया था कांग्रेस ने हाँ 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 मुख्यमंत्री पद का, जी लेकिन उसके बाद सब विड्रॉ हो गया ना। तो ये जो अभी तो सर विड्रॉल फॉर्म भी साइन, मतलब विड्रॉल की डेट नहीं आई है, अभी तो अब बहुत अभी पानी बहना है इलेक्शन नर्मदा में, है ना। तो ये हाँ उन्होंने कहा ये उसके बाद वो कोई सेटलमेंट भी होगा, एक आध सीट दे दी जाएगी, एक दो सीट छोड़ दी जाएगी, बाद में बाकी सीट से वो विड्रॉ करेंगे। जी ये भी होगा मैं आने मैं वाले समय में। जी जी अशोक भाई, मैं दर्शकों को बता दूं, कर्नाटक में दो सपा के कैंडिडेट लड़े थे ऑफिशियली। एक को 54 वोट मिले थे, एक को 85, 100 भी नहीं पार कर पाए थे। वो जाके उत्तराखंड में अभी लड़े, अभी वहां जहां कांग्रेस लड़ रही थी वहां पे उनको 500, वहां बेटर था, वहां 1000 नहीं पार किए थे, 500 कुछ वोट मिले थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं नहीं, कि बीएसपी ने कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जी 20 सीटें दी थी बीएसपी को उन्होंने। उसमें क्या बीएसपी का तो वोट कुछ था ही नहीं, तो जेडीएस को तो कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जेडीएस का वोट जो ट्रांसफर हुआ उसमें इनकी 2 सीट निकल गई जी बीएसपी की। जी वो जेडीएस के भरोसे है, बाकी जगह वहां पे 0.2% भी वोट नहीं मिला जी बीएसपी का। जी जी तो ये जो अब अभी एक दानिश अली जी है जिनका जिनका जिक्र हुआ था अभी, मैं उस पे आता इसी हूं अशोक इसी भाई। दानिश हाँ इसी दानिश हाँ, अली ने वो बीएसपी वो और जनता दल एस का गठबंधन करवाया था, कराया था कराया जी था। हाँ, तो ये मैं गठबंधन कोई मायने नहीं रखते, वजूद होना चाहिए राजनीति में। वहां जी गोंडवाना पार्टी का जरूर थोड़ा बहुत वजूद है, लेकिन वहां पे भी बीजेपी फंस गई है। मैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश में वो भी बात करूं, जो जी उन्होंने एक आखिरी सीट जो सब कुछ होने के बाद एक सीट अभी हाल ही में उन्होंने एक डिक्लेयर की, एक 2 लिस्ट निकालने के बाद एक तीसरी लिस्ट निकाली। कल जो निकली और अकेली अकेले। हाँ, और अकेली सीट, और वो है अमरवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी छिंदवाड़ा जिले में। वहां मोनिका बट्टी को उन्होंने उम्मीदवार उतारा, बीजेपी ने अपने सिंबल पे। अब देखिए ये भी पूरे मध्य प्रदेश में किरकिरी हो गई बीजेपी की। ये मोनिका बट्टी जी है जो है वो मनमोहन शाह बट्टी की बेटी है, और ये संस्थापक थे गोंडवाना पार्टी के, अध्यक्ष रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद मोनिका बट्टी अध्यक्ष रही है। अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उसमें नए अध्यक्ष आ गए। अब जो नए अध्यक्ष आ गए उन्होंने ऐलान किया कि ये मोनिका बट्टी ने गद्दारी की है गोंडवाना समाज के साथ, गोंड समाज के साथ, और अब हम खुल के उनका विरोध करेंगे। अब ये मोनिका बट्टी किरकिरी क्यों हुई मैं बता रहा हूँ। मोनिका बट्टी और उनके पिता मनमोहन शाह बट्टी ये लगातार सनातन धर्म और हिंदू धर्म के खिलाफ आग उगल रहे थे। इन्होंने रामायण जलाई पब्लिकली, होली की। उसके बाद एक एफआईआर दर्ज हो गई, वो आधी जली रामायण जब्त की गई। उसके बाद उन्होंने आदिवासी हिंदू नहीं है और रावण को जलाना नहीं चाहिए ऐसी किताबें छपवाई, प्रकाशित करके बंटवाई।
वो रावण का मंदिर बनाया उन्होंने अपने पैतृक गांव में, वहां पूजा करवाते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू के किसी देवी देवताओं को हम नहीं मानते, हमारे अपने बड़े देव हैं और हम उसी की पूजा करते हैं। हिंदुत्व के खिलाफ लगातार आग उगलने वाली, यहाँ तक ये जो बागेश्वर धाम महेंद्र शास्त्री, धर्मेंद्र शास्त्री, जो धीरेन्द्र शास्त्री अभी जो गए थे, अभी जी गए थे छिंदवाड़ा, अभी जी जो कमलनाथ जिसके लिए ट्रोल हुए थे काफी, उनका भी खुल के छिंदवाड़ा में विरोध किया था। मोनिका बट्टी ने कहा था कि ये फ्रॉड आदमी है, ये कोई सनातन धर्म वगैरह नहीं होता, हम तो सनातन धर्म मानते ही नहीं, हिंदू धर्म नहीं मानते। अब ऐसी मोनिका बट्टी को आपने यदि उतारा है, तो पूरे बीजेपी के जितने भी ये अंधभक्त है, जितने भी प्रवक्ता है, ये जो बार बार इंडिया गठबंधन के लोगों को सवाल पूछते हैं कि आप स्टैलिन पे क्या एक्शन लोगे, अब आज लोग उनको पूछ रहे हैं कि मोनिका बट्टी ने जो पहले बोला, इसका हिंदू धर्म के प्रति क्या आस्था है, अनास्था है, अभी आप पूछिए। पूछिए जी तो ये जी जो मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप रिएक्ट करते हैं, अब राजनीति में पुराना समय नहीं रहा, डिजिटल मीडिया ने, जो डिजिटल इंडिया है, जो शायद डिजिटल भारत अब कहलाते हैं लोग, तो जो डिजिटल इंडिया है उसने सबकी मुसीबत खड़ी कर दी। आपने कल क्या बोला, इससे आप दूर नहीं हट सकते, तुरंत लोग आईना आपके सामने पेश करते हैं, फिर प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य हो या ऐसे लोगों का वक्तव्य हो। अब ये मोनिका बट्टी के लिए वोट भी मांगना पड़ रहा है इनको, और मोनिका बट्टी के वो वक्तव्य कि जिसमें कहती है कि राम तो एक साधारण इंसान है, वो भगवान कहाँ से हो गया, और रामायण जलाओ और रावण को जलाना पाप है, ये तमाम बातें जो है, इसका जवाब भाजपा के किसी आदमी के पास नहीं। मैं इसलिए जो सनातन धर्म वो चिल्लाते थे, आज चुप हो गए, जी आज एक मैं शब्द नहीं आप बोल पा रहे। जी जो भाजपा के पास जवाब नहीं है, उसमें एक चीज मैं इसलिए पूछ लूं, राहुल गांधी भी दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी एक पब्लिक मीटिंग में, नहीं पब्लिक मीटिंग नहीं, एक किसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मंच से साफ साफ ये कहा, उनसे पूछा गया कि भाई कैसी तैयारी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा आई एम श्योर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डेफिनेट, तेलंगाना में प्रोबेबली, और अभी राजस्थान में हम लोग को काम करना है। इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि साफ गोई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये मैसेज है पायलट और गहलोत साहब दोनों लोगों को कि भाई जरा ठीक हो जाओ। लेकिन एक ईमानदारी, कम से कम ईमानदारी से ये बात तो कह दी। मैं थोड़ा हाँ इस हाँ, जी 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 इसको भी मैं देखिए आपसे जरा अभी समझना चाहूंगा। पॉलिटिक्स, अब क्या हो गया, डिजिटल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, इससे राजनीतिक घटनाक्रम छुपे नहीं। अब आप कितने भी कहें कि मोदी जी और अमित शाह जैसे ताकतवर नेता नहीं है, लेकिन जब उन्हीं के दिए हुए कैंडिडेट के खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद कह के हजारों की रैली निकलती है, उन्हीं का जिसको आपने टिकट दिया वो कहता है कि यार क्या करूं, मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है, टिकट दिया तो मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता। ये सारा इंडिकेशन दिखाते हैं कि लोगों ने अब आंखें दिखाना शुरू की। राजस्थान में तो जो मेवाड़ एरिया है, मेवाड़ एरिया के जो कद्दावर नेता है जिसको बीजेपी ने निष्कासित कर दिया पार्टी से, उनका उनका क्या गुनाह था। मेवाड़ में करीब करीब 36 35 36 सीटें आती है, और उस सीटों पे वो जो बाबा है वो अपना कंट्रोल रखते हैं। जी उन्होंने वो सीटें बीजेपी को पिछली बार भी दिलवाई थी। उन्होंने मेघवाल को चोर कहा, उन्होंने कहा कि जो मेघवाल मंत्री आपने बनाया है ये प्रमोटी आईएएस है, इसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज है, तो उसने आपको निकाल दिया। अब ये मेघवाल की ड्यूटी है तो वहां से चुनाव लड़े। तो अभी राजस्थान में भी कई मंत्री और कई सांसद जाएंगे चुनाव लड़ने, भेजा जाएगा उनको। तो ये जो वोकल हो रहे लोग, अभी राजस्थान का उन्होंने अनसर्टन इसलिए भी बोला क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बात है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कमलनाथ के सिवा कोई नहीं है, मतलब किसी की अपेक्षा भी नहीं है, कोई नाम भी नहीं उछालता आपका, सब कमलनाथ के नीचे पीछे खड़े हैं। तो वो एका या छत्तीसगढ़ में बघेल के पीछे सब खड़े हैं, जो एक सिंहदेव बीच बीच में उठते थे, उनको अब उप मुख्यमंत्री बना के उनको भी समझ में आ गया कि बघेल के नेतृत्व में होगा। राजस्थान में अभी भी बीच बीच में गहलोत के जो पायलट के लड़के, कुछ कुछ जो एमएलए है, वो बीच बीच में कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री अभी तय नहीं है। तो ये संदेश भी राहुल गांधी ने दिया कि जैसा छत्तीसगढ़ है, जैसा कर्नाटक में हम चुनाव लड़े, जैसा हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, वैसा आपको लड़ना पड़ेगा, आपको गहलोत के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। एक मैसेज है। दूसरी बात, मैसेज उन्होंने एक सिरा छोड़ा है, उन्होंने अभी बीजेपी के लिए भी एक सिरा छोड़ा है कि वो आपको राजमाता
राजमाता के महारानी जी के साथ, वसुंधरा जी के साथ क्या करते हैं। यदि वसुंधरा जी को आपने सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई कमेटी मेंबर और इधर उधर नहीं, अध्यक्ष पद वगैरह नहीं, सीएम फेस यदि आपने उनको डिक्लेयर नहीं किया तो किसी भी हालत में भाजपा राजस्थान में सत्ता में नहीं आती, ये तय। जी। अशोक भाई, एक चलते चलते, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चीज थी और उसको आखिरी के लिए इसलिए रखा था कि उसके बिना बात पूरी नहीं होती। हमने अभी इस लोकसभा में इससे ज्यादा खराब और गिरावट और वो नहीं देखा जब भाजपा की संस्कार भारती यूनिवर्सिटी के एक नए नए तो नहीं है, पुराने हैं, पुराना ग्रेजुएशन तो पहले कर चुके थे, क्योंकि रमेश बिधूड़ी जी के अगेंस्ट ये 3-4 साल पहले महिला सांसदों ने लिखित शिकायत की थी इनके कि गाली देते हैं, ये करते हैं, बदतमीजी करते हैं। उन्होंने दानिश अली को जिस तरह से गाली गलौज की है, मतलब अशोक भाई, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स को भी देखा हूं, मैंने गांव की राजनीति भी देखी है, लेकिन लोग व्यक्ति विषय, अशोक वानखेड़े को मैं गाली दे देता हूं, मैं आप मुझे गाली देते, लेकिन पूरे समाज को मैंने पहली बार देखा है जब कम्युनिटी को गाली देते हुए, ये मैंने कभी नहीं देखा था। इंडिविजुअल को गाली दी जाती है, हो सकता है दे सकते हो। इस पे मैं इसलिए आपसे चाहूंगा क्योंकि वो एक दुख वाला दिन, और कुछ बीजेपी ने नहीं किया, बीजेपी ने बल्कि बकअप किया है उनको पीछे से। आनंद जी, दो बातें हैं इसमें। मुझे लगता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, उसके इतिहास में ये काला पन्ना होगा वो दिन जिस दिन इसने ये बातें कही। ये आदतन मुजरिम है। आप कहो कि हमने इसको आखिरी वार्निंग दी, यह आखिरी वार्निंग उसे आदरणीय सुमित्रा महाजन जी ने दी थी जब वो स्पीकर थे। इसी महिला के कंप्लेंट को लेके बैठते थे और एक महिला को लेके उन्होंने भद्दे इशारे किए। जी। इसको लेके सुमित्रा महाजन जी इतनी आग बबूला हो गई थी कि राजनाथ सिंह और अरुण जेटली को करीब करीब 1 घंटा लगा ताई को शांत करने में। ताई ने कहा कि मैं महिला स्पीकर होते हुए यदि मैं महिलाओं का ही संरक्षण नहीं कर सकती तो फिर यहाँ बैठ के मैं क्या करूं। ताई इस मामले में, मैं जितना भी ताई जी को जानता हूँ, वो नो नॉनसेंस है। इसमें महिलाओं की इज्जत को लेकर कोई खिलवाड़ करती है तो ताई फिर वो पार्टी और बाकी कुछ नहीं देखती। तो ताई ने मतलब बहुत मुश्किल से उस दिन, और ताई ने उनको कहा था कि आप मेरे सामने मत आना कभी। वो आदमी फिर ऐसा बोलता है, इसका मतलब उसको शह है। क्या उसे ये बोलने के लिए उकसाया गया? क्योंकि चलो ये तो एक छिछोरा किस्म का इंसान है, इसका तो क्या, इससे बात भी करोगे तो आपको कोई समझ में नहीं आता कि ये बहुत कोई राजनीतिक है। ये जिताऊ उम्मीदवार चाहिए इसलिए जिसके ऊपर क्रिमिनल केस है, जो लैंड माफिया होगा या पैसा जिसके पास है, वो भी ऐसे लोगों को भी आप चुनाव में लाते हैं, टिकट देते हैं, ये आपकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन फिर जब वो बोल रहा था तो यदि उसको कोई खड़ा होकर डांटता तो कम से कम मुझे ये लगता कि कुछ कोई तो संस्कृति बैठी हुई है। लेकिन मुझे उस दिन सबसे ज्यादा बुरा विधुड़ी से यही अपेक्षा थी। विधुड़ी से कोई मुझे और अपेक्षा नहीं है कि कुछ अच्छा बात होगी, लेकिन मुझे सबसे बुरा जो लगा, जो पीछे दो लोग बैठे थे, दोनों लोगों को मैं जानता हूं। एक दिल्ली के हमारे सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, मेरे तो उनके व्यक्तिगत संबंध है। मतलब एक समय ऐसा भी रहा है कि मेरे स्कूटर पे बैठ के मैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में घुमा हूं। चल अशोक वहां तक छोड़ दो मुझे, तो मैं बोलता बैठो डॉक्टर साहब। अच्छा समाज सेवी और बहुत संस्कारी आदमी है। ये आदमी कैसा पीछे ठा के मन लगा रहा था, ये मेरे सोच के पड़े है। आई वाज शॉक्ड। दूसरे हमारे कानून मंत्री रहे हैं प्रसाद साहब, उनके पिताजी बिहार में मंत्री रहे, बहुत रामलीला के वकील है। क्या रामलला का वकील ऐसे छिचोरी बात पे ठहाके लगा सकता है? और उसके बाद झूठ बोलते हैं कि हमको सुनने में नहीं आ रहा था। तो फिर आप ठहाके क्यों लगा रहे थे? पार्लियामेंट का एक जोक सुनाने और सुनने की बात जगह है क्या? रविशंकर प्रसाद से तो ऐसी अपेक्षा नहीं थी, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उससे ज्यादा जघन्य अपराध इनका था जो पीछे हंस रहे थे। उसके बाद लोकसभा स्पीकर बिरला जी का सबसे बड़ा अपराध है कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया, और उसके बाद पार्टी उसके ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। यदि पार्टी उसी दिन उसका शो कॉज नोटिस लेके उसको सस्पेंड करते 2 साल के लिए, आप सांसद बने रहिए लेकिन मेंबरशिप से सस्पेंड है आप, तो एक पूरा मैसेज जाता देश में। लेकिन आप वो भी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पार्टी की एक नया चेहरा सामने आ रहा है कि वो चुनाव जीतने के लिए
वो शब्द भी उपयोग में ला सकती है एक कम्युनिटी को थ्रेटन करने के लिए, जो एक सभ्य चैनल पे, पब्लिक इंडिया पे हम उसको बोलना भी नहीं चाहते, जी क्योंकि दर्शक बहुत कल्चर्ड दर्शक है हमारे। लेकिन ये छिछोरापन इतना वाहियात जो हुआ है, ये काला अध्याय है अपने उसका, और उसके बाद कई लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। भाई, मतलब किसी ने, मतलब ट्वीट पे ऐसे है कि अरे इनको ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्या कहते तो फिर अब्दुल कलाम जी को भी ऐसे ही कहेंगे आप, जी जी जो जनक रहे आ, हैं हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी के। मतलब समझ में नहीं आता मुझे किस लेवल पे जा रहे हैं आप। क्या हिंदू मुसलमान ही करना है आपको? क्या हिंदू मुसलमान करने के लिए मुसलमान को गाली देना जरूरी है? दानिश अली ऐसे कोई इस टाइप के तो मुसलमान मुस्लिम नेता नहीं है जी कि जो भी वो कम से कम विदुड़ी तो नहीं है बहुजन समाज पार्टी के। बहुजन समाज पार्टी का एक सभ्य चेहरा करके दानिश अली जाने जाते हैं। जी ऐसे आदमी के खिलाफ ऐसा बोलना, और ये नए सांसद में हुआ, जी नए सांसद की दीवारें रो रही होगी जी कि पुरानी सांसद अपनी बड़ी बहन को पूछ रही होगी कि बहना ये क्या कचरा और गंद भेज दिया मेरे पे। मैं तो स्वागत कर रही थी तुम्हारे बच्चों का कि जो सालों की परंपरा लेके मेरे पास आए, लेकिन यदि ये परंपरा आई होगी तो दीवार कान पे हाथ रख देगी अपनी, सुन नहीं पाएगी। पूरा देश हिल अब गया उससे, सिवाय बीजेपी के। जी अशोक भाई, मुझे एक शो में मेरे साथ, शायद जहां तक मुझे याद है, राजेश ठक्कर साहब थे गुजरात से। उन्होंने बिल्कुल एप्टली इनको कहा था, और शायद उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, मैं उसी के साथ उन्होंने रमेश बिधरी को कहा था कि ये छोटा पैक है। बाकी चीजें दर्शक खुद समझें कि रमेश बिधरी के लिए कहा था ये छोटा पैक है, और उस संस्कार, उस पूरी नेतृत्व, उस पूरे बहुत सी चीजें इसमें अपने आप समाहित हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों को, अगली बार वोट किसी को दीजिए, कहीं भी दीजिए, लेकिन इन चीजों का भी ध्यान रखिए कि कुछ कुछ चीज तो छोड़ दीजिए, कहीं तो कोई कोई घर तो छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई बातचीत धन्यवाद, करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक धन्यवाद, यू। धन्यवाद।